इसका उपयोग कैसे किया जाना है। वह कहते थे कि ये सब गरीबों का अपमान हो रहा है। और उस समय विपक्ष के लोगों ने तमाम प्रश्न खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 8.5 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोले गए। पहली बार इनके अकाउंट खुले थे। लेकिन जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी और कोरोना महामारी में अगर इन 48 करोड़ परिवारों के बैंक में अकाउंट नहीं होते, अनुमान करिए अपने घर की किसी भी आवश्यकता के लिए, सरकार की किसी भी योजना का लाभ देने के लिए इनको बैंकों के पास जाना होता या राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी को हर व्यक्ति के घर में पहुंचना होता। क्या स्थिति होती। हम कोरोना से निपटते कि उनके घर में चेक लेके दौड़ते और फिर वह व्यक्ति बैंक में जमा करने के लिए आता। क्या स्थिति होती। लेकिन जनधन अकाउंट ने डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, एक साथ करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला गया। मीडिएटर भी समाप्त। जो बीच के दलाल हुआ करते थे उनकी दुकानें बंद हो गई, लेकिन एक गरीब को योजना का पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया। और केवल उसी स्तर पर नहीं, हर स्तर पर हम देखते थे। खासतौर पर निराश्रित महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, वृद्धजनों के पेंशन के मुद्दे को लेकर हम देखते थे। 300 रुपया महीना पेंशन मिलता था, 6 महीने का पेंशन एक साथ जाता था, तो उसमें से बाबू अपना शेयर मांगता था। क्योंकि चेक देना है, 1800 रुपए का चेक, उसमें से 500 रुपए का घूस दो। आज तो कोई घूस नहीं मांग सकता क्योंकि पैसा उनके हाथ से दूर जा चुका है। अब पैसा यहां से एक क्लिक किया जाता है, एक साथ 1 करोड़ परिवारों के खाते में पैसा चला जाता है और धनराशि भी बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट के साथ सबको जोड़ा गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण उनके अकाउंट में होना शुरू हुआ। दूरदर्शिता नहीं होती तो कोरोना से हम बाद में लड़ते, पहले तो बैंकों में मारपीट होती। और इसमें राहत कार्य की बात तो दूर, हम किसी को कुछ नहीं दे पाते। अनेक स्कीम चलाई गई। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना चलाई गई, पीएम स्टार्टअप की योजना चलाई गई, महिला और दलित उद्यमियों के लिए भी पीएम स्टैंड अप की योजना प्रारंभ की गई। अनेक कार्यक्रम इस रूप में चले। आज के दिन पर 2 करोड़ 61 लाख किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने उस राशि को एक क्लिक से देश के 12 करोड़ किसानों तक उस राशि को पहुंचा देते हैं। यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसे को उस लाभार्थी किसान के खाते में पहुंचने में। यह है टेक्नोलॉजी। समय के अनुरूप चलना, उसके अनुरूप देखना और उसके अनुरूप कार्य करना। मुझे लगता है कि शिक्षा भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में सन 2020 में लागू हुई और इससे जुड़े हुए ने कार्यक्रम लागू किए गए। लगातार बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2,09,000 से अधिक विद्यालयों को 2,09,000 से अधिक टैबलेट वितरित करने की कार्रवाई का शुभारंभ हुआ है। यानी हर विद्यालय को 2-2 मिलेंगे। इसका मतलब 1,04,000 से अधिक विद्यालय ऐसे होंगे जिनको 2-2 टैबलेट वहां उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग उस विद्यालय में जो भी इस सरकार से जुड़े हुए, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कंटेंट होंगे, उन सब के बारे में जानकारी लेने,
और विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी भी उसके माध्यम से अपलोड करने में वहां मदद मिल पाएगी और इसका बेहतर उपयोग आप वहां के माध्यम से कर पाएंगे। आज इस कार्य का शुभारंभ हो रहा है। यह बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया एक बड़ा अभियान है, चलाया गया एक बड़ा अभियान है। बेसिक शिक्षा परिषद को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी विद्यालयों को मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी में अब कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लोग भी बेसिक शिक्षा परिषद, जब आपके हाथ में टैबलेट होगा ना, लोगों को एक विश्वास होगा कि हां, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी अब जानकारी रखते हैं और वह हर प्रकार से पारंगत हैं। नए नए कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए, नई चीजें मिलेंगी, देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दूसरा, 880 आईटीसी लैब्स का भी शुभारंभ आज यहां पे हो रहा है। यानी यह एक कार्यक्रम भी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है और साथ साथ 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में यह स्मार्ट क्लास की कार्रवाई का भी शुभारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से लगभग 90 से 95% विद्यालयों में काफी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है और ये केवल विभाग के स्तर पर नहीं, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा जाता है। इन सभी बातों को लेकर के प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्राप्त होने से प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है, नए उद्योग लग रहे हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि स्मार्ट क्लास केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी हम इसको लगाने की दिशा में कार्य कर सकें। इसके लिए सीएसआर की धनराशि से हम प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें और प्रयास होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, आत्मा को थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लोग सहयोग करेंगे इस दिशा में। पुरातन छात्रों का सम्मेलन हो जाए, उन पुरातन छात्रों से, गांव से जुड़े हुए लोगों से, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, किसी से भी आप कह देंगे कि स्मार्ट क्लास को वहां पे स्थापित करने में कोई समस्या नहीं, बहुत महंगा भी नहीं। लेकिन ये उन बच्चों के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों की सोच को एक नई ऊंचाई देगा, एक नई उड़ान प्रदान कर देगा, उनके सोचने के तरीके को बदल देगा। मैंने चित्रकूट में स्वयं इस बात को महसूस किया जब मैं वहां पर एक विद्यालय में गया और अचानक गया था बिना किसी कार्यक्रम के। तो वहां मैंने एक स्मार्ट क्लास देखा। एक तीसरी क्लास की बच्ची से मैंने पूछा, मैंने कहा इसको जानते हो कैसे चलता है? वो गई, उसने प्लग ऑन किया और स्मार्ट क्लास के पूरे संचालित करने लग गई। यानी ये दिखाता है, और याद रखना वो बच्ची कोल जनजाति से थी। ये दिखाता क्या है? प्रतिभा उसके अंदर है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको उस प्रकार के अवसर नहीं मिले। परिणाम क्या था कि अब तक हम उसको ये मानते थे कि ये तो पिछड़े हैं, ये बनवासी है, जनजाति है, ये नहीं सीख पाएगा। लेकिन तीसरी क्लास की बच्ची स्मार्ट क्लास का बेहतर तरीके से वहां पर क्रियाशील उसको करके संचालित कर रही थी।
आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के इन सभी स्कूलों में जहां पे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वहां लगे और आज वे विद्यालय दर्शनीय होते हैं, दिखते हैं। 6 वर्ष पहले जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी, उजाड़ जैसी थी, आज वे विद्यालय दिखते हैं कि हां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल है। जो बाकी बचे हुए विद्यालय हैं, मैं वहां के प्रधानाचार्यों से, वहां के शिक्षकों से और उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से भी कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ करके इस वर्ष इस पूरे कार्यक्रम को हम संपन्न करें। दूसरा, हर विद्यालय में खेल का मैदान जरूर हो। इसके लिए हमें ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत की लैंड जहां कहीं भी है उसे विद्यालय में ला करके विद्यालय के पास एक खेल का मैदान भी आप जरूर दे दें। ग्राम प्रधान निधि का उसके लिए उपयोग कर लें। आवश्यकता पड़ती है हम पुरातन छात्रों को इसके साथ भी जोड़ें और भी कुछ नया कर सकते हैं। पहल की आवश्यकता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हमें इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट अलंकार, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 125 साल पुराना है, कोई 90 साल, कोई 75 साल, कोई 50 साल। आप याद करिए, पीढ़ियां निकल गई। पीढ़ियों को बनाने में इन विद्यालयों ने योगदान दिया। इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक हैं इन सबको सबसे पहले इस विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को उतारनी चाहिए, क्योंकि मौन खड़े रह करके अपने संसाधनों से उन्होंने भारत की पूर्व पीढ़ी को बनाने में, वर्तमान पीढ़ी को बनाने में अपना योगदान किया। अगर ये संसाधन नहीं होते, कैसे ये देश आजादी की लड़ाई लड़ता? कैसे ये देश उस पीढ़ी को पढ़ा पाता जब संसाधन नहीं थे? लेकिन उन संसाधनों से जो पीढ़ी बनी वो भी भूल गई, और जो बचा कुचा था वो ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने उसको नष्ट कर दिया। या लखनऊ में ही मैं एक दिन एक विद्यालय में गया था। विद्यालय का भवन जितना बड़ा नहीं था उतने बड़े बड़े उसमें पेड़ उगे हुए थे। मैंने मुख्य सचिव महोदय को भी दिखाया था और फिर उन्होंने फिर उस पर पहल की। तब यहां के जिला विद्यालय निरीक्षक को थोड़ा चेतना आई, तब वह जाके गए, फिर प्रधानाचार्य से कहे भाई ये पेड़ पोड़ उखाड़ो। ये बोलना पड़ेगा, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। यानी हम कपड़ा पहने, हम बाल बना करके विद्यालय जाएं, दांतून करके विद्यालय जाएं, अभी बताना पड़ेगा। पान, गुटखा, तंबाकू इसका सेवन न करें, इसके लिए भी अब एक शिक्षक को बताना पड़ेगा। विद्यालय में जाले न दिखाई दें, कहीं धूल न हो, प्लास्टिक का उपयोग न हो, कोई गुटखा तंबाकू विद्यालय परिसर में न सेवन कर सकें। इस स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं आनी चाहिए हमारे मन में। और एक शिक्षक अपने कृतित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। इस रूप में जब हम कार्य करेंगे तब समाज के मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा। उन विद्यालयों में लगे हुए पेड़ वहां की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है कि देखिए साहब, सरकार वेतन भी देती है, सब कुछ सरकार दे सकती है, लेकिन पेड़ उखाड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को आना पड़े तो इससे बड़ी विचित्र स्थिति क्या हो सकती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, यानी मुझे तीसरी बार तो मैं मुख्य सचिव महोदय को स्पेशली लेके गया था, क्योंकि मैं उससे पहले 2 बार जब गया था, पहली बार मैं देख करके भौचक था, लेकिन मैं भी बाहर कार्यक्रमों में, दूसरे कार्यक्रमों में चला गया, व्यस्त हो गया। अगली बार जब मैं 6 महीने के बाद गया, फिर मैंने पेड़ देखा। मैंने कहा देखो,
पहली बार तो हो सकता है भूल से रहो, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये विद्यालय बंद हो गया हो। मैंने पूछा क्या इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं? कहा हाँ। तो मैंने कहा यहाँ के प्रधानाचार्य या कोई और है यहाँ पे? तो उस दिन छुट्टी का दिन था एक कार्यक्रम में जिसमें मैं गया था। कहा गया नहीं, आज तो विद्यालय बंद है। मैंने कहा ठीक। तीसरी बार मुझे फिर 6 महीने के बाद जाने का अवसर मिला, तो इस बार मैंने उन मुख्य सचिव महोदय को कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए थोड़ा। तो गए मेरे साथ, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा देख रहे हैं ना पेड़, इसको जमीन पे होना चाहिए था, इस भवन के ऊपर नहीं। और उसके बाद तब फिर वो पेड़ उखाड़ा गया। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, जब विद्यालय जाते हैं सबसे पहला काम तो होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। विद्यालय अगर 9 बजे लगना है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है विद्यार्थी 8:45 बजे आए, लेकिन शिक्षक उससे भी आधे घंटे पहले पहुंचे। उसको 8:15 बजे तक, 8:30 बजे तक हर हाल में वहां पहुंचना चाहिए। और प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है वह शिक्षकों से 15 मिनट पहले पहुंच जाए, उससे 15 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि जब ये प्रवृत्ति आप तय करेंगे, समय से पहले आने की प्रवृत्ति तय करेंगे, तब आप उस विद्यालय के बारे में कुछ सोच रख पाएंगे। हर दिन बैठना, प्रतिदिन के कार्यक्रम को तय करना, विद्यालय बंद होने के पहले वहां के कार्यक्रमों को अगले दिन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये चीजें जब होंगी तब जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग शिक्षक को अलग अलग जिम्मेदारी दो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो आपके सामने इतने अच्छे अवसर दिए हैं कि आपके पास